नमस्कार और इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के संवैधानिक ढांचे के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये कोई आम सरकारी विभाग नहीं है। इसे खास तौर पर भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ कागजों तक सीमित संस्था नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े समुदायों का एक मजबूत रक्षक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस सफर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अलग आयोग बनाने की ऐतिहासिक आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जन्म कैसे हुआ और आज के समय में इसके पास जो दीवानी अदालत जैसी असाधारण कानूनी शक्तियां हैं वो कैसे काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस अलगाव या सेपरेशन की इतनी जरूरत क्यों थी। एक ही नियम सबके लिए वाली अप्रोच यहां काम क्यों नहीं कर रही थी। शुरुआती दौर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को एक ही संयुक्त आयोग के तहत रखा गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। अगर ध्यान दिया जाए तो जनजातियों की भौगोलिक और सांस्कृतिक वास्तविकताएं काफी अलग हैं। वे अक्सर सुदूर जंगली क्षेत्रों या दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जहां की चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। जल्दी ही ये महसूस किया गया कि इन अनूठी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अत्यधिक लक्षित और अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। इस बदलाव का सफर भी काफी दिलचस्प है। 1990 में एक संयुक्त आयोग स्थापित किया गया था, लेकिन विशेष ध्यान देने की जरूरत को देखते हुए 1999 में एक पूरा नया जनजातीय कार्य मंत्रालय ही बना दिया गया। और फिर आता है 2003 का ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट, 89वां संवैधानिक संशोधन। इसने उस संयुक्त आयोग को पूरी तरह से विभाजित कर दिया ताकि जनजातीय अधिकारों पर सीधा और बिना बटा हुआ ध्यान दिया जा सके। तो इस तरह से एक नए और स्वतंत्र निकाय का जन्म हुआ, और इसके पीछे जो संवैधानिक ताकत है वो इसे बेहद खास बनाती है। यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि ये कोई आम सरकारी मंत्रालय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 338A को जोड़कर स्थापित किया गया ये एक सीधा संवैधानिक निकाय है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसकी ताकत और इसकी आज़ादी सीधे भारत के संविधान से आती है, जिसे कोई भी आसानी से बदल नहीं सकता। अगर इसके आंतरिक ढांचे को देखें तो ये बेहद सुगठित 5 सदस्यों वाली एक टीम है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इसकी अहमियत इस बात से समझिए कि इन सभी की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनके सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। ये इस आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता को पुख्ता करता है। अब सवाल ये उठता है कि जमीनी स्तर पर इस आयोग के मुख्य काम और जिम्मेदारियां क्या हैं। आइए इसके रोजमर्रा की निगरानी और सलाहकार वाले कामों पर नजर डालते हैं। ये आयोग दूर बैठकर तमाशा देखने वाला कोई मूक दर्शक नहीं है। ये अनुसूचित जनजातियों के लिए बने सभी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। अगर अधिकारों के छीने जाने की कोई शिकायत आती है तो ये तुरंत जांच करता है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में केंद्र और राज्यों को सही सलाह देना और विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना इसके कोर ड्यूटीज में शामिल है। ये एक एक्टिव मॉनिटर भी है और एक महत्वपूर्ण सलाहकार भी। समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। 2005 में राष्ट्रपति ने आदिवासी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए इसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण और नए काम जोड़ दिए। इन नए कार्यों में सबसे अहम था भौतिक संसाधनों की रक्षा करना। जरा सोचिए, जंगलों में रहने वालों के लिए लघु वनोपज जैसे शहद या बांस पर स्वामित्व का अधिकार कितना जरूरी है। आयोग इसे सुनिश्चित करता है। साथ ही जल और खनिज संसाधनों को बचाना और सबसे अहम लैंड एलिनेशन को रोकना, यानी आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल होने से बचाना। ये सारे कदम सुनिश्चित करते हैं कि समुदायों के पास आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आजीविका हो। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण और पर्यावरण की स्थिरता भी इसके दायरे में आती है। वनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों का सहयोग लेना और किसी विकास परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को करीब से मॉनिटर करना इसके रोजाना के कामों में शामिल है। साथ ही पेसा 1996 को पूरी तरह लागू करवाना और झूम खेती, जिससे जमीन का क्षरण होता है, उसे खत्म करने के उपाय खोजना भी आयोग की नज़र में बेहद महत्वपूर्ण है। काम तो बहुत हैं, लेकिन ये संस्था ब्यूरोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही कैसे तय करती है? आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन कैसे लिया जाता है? जवाबदेही का यह पूरा तंत्र एक स्पष्ट 3 चरणीय प्रक्रिया में काम करता है।
पहले चरण में आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरे चरण में राष्ट्रपति इसे प्राप्त करते हैं और तीसरे चरण में इसे संसद के समक्ष एक एक्शन टेकन मेमो के साथ रखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि क्या कार्रवाई की गई। राज्यों के मामले में भी ठीक यही प्रक्रिया राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के साथ अपनाई जाती है। और यहाँ आता है सबसे दिलचस्प और ताकतवर नियम। अगर सरकार आयोग की किसी सिफारिश को नहीं मानती है तो वो चुपचाप ऐसा नहीं कर सकती। नियम के अनुसार मेमो में उन कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना अनिवार्य है कि सिफारिशों को आखिर क्यों खारिज किया गया। ये नियम सरकार को सीधे तौर पर संसद और जनता के प्रति जवाबदेह बना देता है। प्रशासनिक जिम्मेदारियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस कानूनी ताकत की बात करते हैं जो इस आयोग को असल मायने में बहुत प्रभावशाली बनाती है। कानून के अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की सुनवाई करते समय इस आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तथ्य पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये संस्था केवल एक निष्क्रिय सलाहकार बोर्ड नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और कानूनी अधिकार रखने वाला वॉचडॉग है। इन शक्तियों का वास्तविकता में क्या अर्थ है? इसका सीधा सा मतलब है कि जांच के दौरान आयोग भारत के किसी भी हिस्से से किसी को भी समन भेजकर बुला सकता है और शपथ पर उससे पूछताछ कर सकता है। वो सच्चाई सामने लाने के लिए दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकता है, हलफनामों पर साक्ष्य ले सकता है और किसी भी अदालत से सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है। सच्चाई उजागर करने का एक जबरदस्त तंत्र है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक आखिरी और बेहद अहम नियम को समझना जरूरी है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर इस आयोग से परामर्श करना उनके लिए पूरी तरीके से अनिवार्य है। इसका सीधा अर्थ है कि ऐसी कोई भी बड़ी पॉलिसी इस आयोग को बिना किनारे करके कानूनी रूप से पास नहीं की जा सकती। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद दिमाग में एक जरूरी सवाल आना चाहिए। ये अनिवार्य परामर्श आखिर कैसे सुनिश्चित करता है कि आधुनिक नीति निर्माण में संविधान द्वारा दिए गए इन सुरक्षा उपायों का हमेशा सम्मान हो? आने वाले समय में भविष्य के कानूनों पर इस शक्तिशाली संवैधानिक रक्षक का वास्तविक प्रभाव क्या होगा? इस पर गहराई से विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये विषय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये लाखों लोगों के अधिकारों से जुड़ा है। इस विशेष विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।